हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम आपके लिए फिर से लेकर आ गए हैं CBT-1 RRB NTPC में जो CBT-1 2020 में हुआ था उसके GS पेपर का सॉल्यूशन। ठीक है, 29/12 को ये जो पेपर हुआ था CBT-1 RRB NTPC का 10:30 से 12 बजे वाला जो शिफ्ट था उसके क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन लेके आया है। इससे पहले भी 2 वीडियो जो है ऑलरेडी अपलोड हो चुका है हमारे चैनल में। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके ज़रूर देखिएगा। बहुत ही अच्छा एक्सप्लेनेशन मैंने दिया हूँ, बहुत अच्छे सॉल्यूशन बताया है। इस वीडियो के अंदर भी हम पूरे GS वाले क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करेंगे। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी आपको मैं यहाँ पे इंक्लूड करूँगा जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है और पूछे जा चुके हैं। चैनल में अगर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करें, दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर हम वीडियो का PDF भी दे सकते हैं, नोटिफिकेशन दे देते हैं और किसी भी तरह का अगर आपको डाउट होता है तो वहाँ पे हम सभी मिलकर शॉर्ट आउट करते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। हाँ, आप अपने साथ पेन पेपर भी लेके बैठे और जितने भी क्वेश्चन स्क्रीन पे आ गया उन सभी को आपको वीडियो को पॉज करके टेस्ट की तरह भी देना है और खुद का एनालिसिस करना है कि आपका कितना सही हो रहा है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आप सभी के लिए स्क्रीन के ऊपर ये कि निम्न में से किस भारतीय वायसराय ने निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकायों की शुरुआत की। निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकायों का मतलब यह हुआ कि स्थानीय स्वशासन। आपने पढ़ा भी होगा कई बार से स्থাनीय स्वशासन के बारे में। तो हमारा जो देश है उसमें स्थानीय स्वशासन सबसे पहले ब्रिटिश जो भारत था उसमें किस वायसराय ने लाया था। अब से ये पूछा जा रहा है, मतलब ये सीधी सीधी कि स्थानीय स्वशासन का जनक जो है किस वायसराय को माना जाता है, बताइए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है, लॉर्ड रिपन को। ठीक है, स्थानीय स्वशासन का जनक कौन होता है? लॉर्ड रिपन है, जिसने सबसे पहली बार 1882 में, ठीक है, सबसे पहली बार 1882 में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत किया था। ठीक है, इसके समय कई सारी और भी घटनाएं, कुछ घटनाओं में से आप देख सकते हैं जैसे विलियम हंटर के तहत शिक्षा आयोग का गठन किया था इसने। ठीक है, मैं लॉर्ड रिपन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, शिक्षा आयोग का गठन किया था विलियम हंटर के तहत। ठीक है, 1882-83 में किया था। इसी के समय एक एल्बर्ट बिल आया था। यह भी एग्जाम में पूछा जाता है कि एल्बर्ट बिल जो है किस वायसराय के समय में आया था, तो लॉर्ड रिपन के समय में ही आया था। और आप जानते भी होंगे कि जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था उसका समाप्ति भी लॉर्ड रिपन ने ही कराया था 1882 में। ठीक है, क्या बोल रहा हूँ कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो था उसका समाप्ति किसने किया था? लॉर्ड रिपन ने किया था 1882 के अंदर। अच्छा, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि ये जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, इसको लगाया किसने था? ठीक है, बताइए किस वायसराय ने लगाया था और कब लगाया था? आप सभी को कमेंट करके बताना है। एक चीज और भी बता सकते हैं। अच्छा, इसको मैं ही बता देता हूँ कि भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसको कहते हैं, तो चार्ल्स मैडकॉफ को कहा जाता है। ठीक है, चार्ल्स मैडकॉफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। आप सब कमेंट करके बताइएगा कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है किस वायसराय के समय में आया था और कब आया था। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से किसे 2020 में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का अगला अध्यक्ष नियुक्त किया गया था? 2020 की बात किया जा रहा है। ठीक है, तो 2020 में सोमा मंडल को, ठीक है, सोमा मंडल को स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया SAIL का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था, याद रखिएगा। वर्तमान में अगर 2024 की मैं बात करूं कि 2024 में सेल का अध्यक्ष कौन है, तो याद रखिएगा अमरेंदु प्रकाश। अमरेंदु प्रकाश जो है वर्तमान में सेल का अध्यक्ष है। ठीक है, याद रखिएगा। एक चीज ये भी आप याद रखिएगा कि जो सेल है ये महारत्न कंपनी के अंतर्गत आता है। जो सेल है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, यह एक महारत्न कंपनी है। ठीक है, महारत्न कंपनी। आप सभी लोग कमेंट करके बताइए कि वर्तमान में हमारे इंडिया में कितने महारत्न कंपनी है। ठीक है, भारत में कितने महारत्न कंपनी है, आप सभी को कमेंट करके बताना है। और सबसे लेटेस्ट वाला जो है वो कौन सी कंपनी है, ये भी कमेंट करके बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा प्रश्न है स्क्रीन के ऊपर कि रॉबर्ट हुक ने खाली स्थान की खोज की थी। कोशिका की, प्रोटोप्लाज्म की, परमाणु की या नाभिक की, किसकी खोज की थी? याद रखिए, याद करके बताइए। वीडियो को पॉज करिए और आंसर देने की कोशिश करिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। एक्चुअली में मृत कोशिका की खोज। ठीक है, रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज की थी। जो पौधे होते हैं, प्लांट्स होते हैं, उसमें उसका कॉर्क का एक टुकड़ा का इन्होंने सूक्ष्मदर्शी से अध्ययन किया था और
वहीं पर उन्होंने कोशिका की खोज की थी सबसे पहले। कब, ये भी देख लीजिए, तो 1665 में रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी, मृत कोशिका की, ठीक है। लेकिन अगर ये पूछते कि सर्वप्रथम जीवित कोशिका को किसने देखा था या जीवित कोशिका का अध्ययन किसने किया था, तो ल्यूवेनहॉक ने किया था, ठीक है। सबसे पहले जीवित कोशिका का अध्ययन किसने किया था, तो ल्यूवेनहॉक ने किया था, इसको आपको याद रखना, ठीक है। तो इसका आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है कि भारतीय संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है। ये भी अच्छा प्रश्न है, लेकिन आसान है, कॉमन सा क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, 26 नवंबर को भारतीय संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को ही हमारा जो संविधान है, ठीक है, 26 नवंबर 1949 को हमारा जो संविधान है उसको अंगीकृत किया गया था या फिर अंगीकार किया गया था, ठीक है। इसीलिए 26 नवंबर को हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। आप सभी को यह भी पता होगा कि संविधान जो है 26 नवंबर 1949 को तो अंगीकार किया गया, लेकिन 26 जनवरी 1950 को उसको लागू किया गया। 26 जनवरी 1950 को लागू कर देने के बाद हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, और 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था, इसलिए हम 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। और आप सभी को पता होगा कि 14 अप्रैल को क्या है, तो डॉक्टर अंबेडकर जो हैं, ठीक है, डॉक्टर अंबेडकर की जन्मदिन होता है किस दिन, 14 अप्रैल के दिन, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, बताइए कि जो हमारा संविधान है वो लागू कब हुआ था। वो तो मैं अभी शायद क्वेश्चन में ही पूछ लिया, तो चलिए छोड़ता हूँ आगे तक। एक चीज़ मैं पूछ लेता हूँ कि बताइए कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, और जल्द ही निकल गया तो आप कमेंट करके बताइए। दिन दिवस वाले क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, राइट। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। पांचवा प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किसने किया था। यह भी आसान प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बताइए किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया था। इसका आंसर आई थिंक मोस्ट ऑफ ह्यूम में से सभी को सामने याद ही होगा, ए ओ ह्यूम। ए ओ ह्यूम ने 1885 में, ठीक है, डेट याद रखिएगा, 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ए ओ ह्यूम, एलन ऑक्टेवियम ह्यूम के द्वारा किया गया था, ठीक है। दादा भाई नौरोजी भी इसमें सपोर्ट करने वाले थे, याद रखिएगा, एवं भी। एक्चुअली में जो हमारा कांग्रेस था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसको सेफ्टी वॉल्व के सिद्धांत के अनुरूप इसको गठित किया गया था, याद रखिएगा, सेफ्टी वॉल्व, इस शब्द को भी याद रखिएगा। लाला लाजपत राय ने भी इस बात को कहा था, और 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। अच्छा, इसका जो पहली बैठक हुआ, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ये पहली बैठक कहाँ हुआ, तो मुंबई के अंदर हुआ था, ठीक है, मुंबई के अंदर ही हुआ था, 1885 में ही हुआ था। अब मैं आपसे पूछना ये चाह रहा हूँ ना कि जो पहली बैठक हुआ था इसमें अध्यक्ष कौन थे। आप सभी को अध्यक्ष का नाम जो है कमेंट करके बताना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज़ ये भी याद रखिएगा कि 1885 में जो कांग्रेस की स्थापना हुआ उस समय वायसराय कौन था, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वायसराय उस समय लॉर्ड डफरिन था, ठीक है, डफरिन जो था उस समय वायसराय था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। नेत्र लेंस के अत्यधिक वक्रता से किस प्रकार का दोष हो जाता है। अगर किसी मनुष्य के आंख में जो वक्रता है वो अधिक हो जाता है तो किस तरह की बीमारी उसके अंदर होगा, किस तरह का नेत्र से संबंधित रोग हो जाएगा। वर्णांधता, मायोपिया, मोतियाबिंद या फिर हाइपरमेट्रोपिया क्या हो जाएगा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मायोपिया। मायोपिया को हम निकट दृष्टि दोष भी कहते हैं, ठीक है, याद रखिए। क्या बोल रहा हूँ कि मायोपिया को निकट दृष्टि दोष भी कहा जाता है। निकट दृष्टि दोष का मतलब जो पास की चीजें हैं उसको स्पष्ट दिखाई देगा, लेकिन दूर की चीजें इसमें दिखाई नहीं देता। और मायोपिया को दूर करने के लिए अवतल लेंस से युक्त चश्मे का प्रयोग किया जाता है, अवतल लेंस, ठीक है, याद रखिएगा। वहीं जो हाइपरमेट्रोपिया है इसको दूर दृष्टि दोष कहा जाता है। हाइपरमेट्रोपिया को क्या कहा जाता है, दूर दृष्टि दोष भी कहा जाता है, और इसको दूर करने के लिए उत्तल लेंस युक्त चश्मे का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, मोतियाबिंद तो कैटरेक्ट होता है, बुढ़ापे होने के साथ साथ आंखों में प्रॉब्लम होने लगता है। जो वर्णांधता है जिसको हम कलर ब्लाइंडनेस भी कहते हैं, ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस जिसको हम वर्णांधता कहते हैं, एक्चुअली में ये जो है एक जेनेटिक बीमारी है, ठीक है, वंशानुगत तरह से होता है, पेरेंट्स से बच्चों में ये फैलता है, ठीक है, और इसको ठीक भी नहीं किया जा सकता। एक्चुअली में जो वर्णांधता होता है ना, इसमें लाल और हरे रंग, ठीक है, लाल और हरा रंग में अंतर नहीं कर पाते। जिस भी बच्चे को, जिस भी व्यक्ति को वर्णांधता होता है, कलर ब्लाइंडनेस होता है, उसको लाल और हरा रंग में वो स्पष्ट
मतलब अंतर नहीं कर पाता, कभी कभी तो नीले रंग में भी वो अंतर नहीं कर पाता, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर, प्रश्न क्रमांक 7वां की ओर। 7वां प्रश्न है कि पुरातात्विक खुदाई के बारे में अर्नेस्ट मैके द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है। ये भी अच्छा प्रश्न है, एक वन लाइनर की तरह, तो इसको आप याद रखिएगा कि जो अर्नेस्ट मैके हैं उन्होंने एक पुरातात्विक खुदाई से संबंधित एक पुस्तक लिखा जिसका नाम था फर्दर एक्सकेवेशंस एट मोहनजोदड़ो। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। मोहनजोदड़ो के बारे में आप सभी को पता होगा कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है, तो ये आपको सिंधु नदी के किनारे ये बसा हुआ एक शहर था मोहनजोदड़ो। और इसकी खोज किसने की थी? ठीक है, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो राखाल दास जी बनर्जी ने। ठीक है, राखाल दास बनर्जी ने इसकी खोज की थी। कब? तो 1921 में। 1921 में इन्होंने ही खुदाई करना शुरू कर दिया था। और किसके कहने पे? तो उस समय भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के महानिदेशक थे जॉन मार्शल। ठीक है, जॉन मार्शल, इन्हीं के आदेशानुसार ये राखाल दास बनर्जी जो है इन्होंने मोहनजोदड़ो की खुदाई जो है शुरू किया था। ठीक है, एक क्वेश्चन जो है बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, मैंने खुद ही फेस किया है, तो आप बता सकते हैं कि जो एक पुरातात्विक विभाग की स्थापना हुआ था। ठीक है, पुरातात्विक भारतीय पुरातात्विक विभाग की स्थापना जो है किस वायसराय के समय हुआ था? आपको वायसराय का नाम बताना है। किस वायसराय के समय भारतीय पुरातात्विक विभाग की स्थापना किया गया था? तो इसका आंसर ना एग्जाम में पूछा जा चुका है 1904 में लॉर्ड कर्जन के समय। ठीक है, लॉर्ड कर्जन के समय इसकी स्थापना किया गया था, आपको याद रखिएगा। और एक और है भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण। ठीक है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI कहते हैं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ASI, इसका स्थापना कब हुआ था? तो ये 1861 में हुआ था, ये बहुत पुराना है। ठीक है, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण ASI की स्थापना 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम, नाम भी याद रखिएगा, अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा किया गया था। और ये पहले निदेशक भी थे, पहले महानिदेशक भी इसके थे, याद रखिएगा। तो ये सारे फैक्ट्स को आप एक जगह नोट करते चलिए, क्वेश्चन टू क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है कि केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय परिवर्तन मंत्री द्वारा शुरू किए गए सामाजिक आंदोलन का क्या नाम है? ये उस समय का करंट अफेयर है 2020 के आसपास का। तो इसका आंसर आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी सही है, ग्रीन गुड डिड्स। ये जो है केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री जो थे उस समय के, उनके द्वारा शुरू किया गया एक सामाजिक आंदोलन है जिसका नाम ग्रीन गुड्स डिड्स था। ठीक है, याद रखिए। एक्चुअली में जनवरी 2018 में शुरू किया गया था, जनवरी 2018 में इस आंदोलन की शुरुआत की गई थी। ठीक है, किस लिए किया गया था? तो ये जो इंडिविजुअल्स के लिए या प्रत्येक व्यक्ति के लिए या प्रत्येक जो ऑर्गेनाइजेशन है, संस्थान है, उनके द्वारा एक स्मॉल पॉजिटिव एक्शन हो। ठीक है, किस लिए? तो पर्यावरण को बचाने के लिए, पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए एक सामाजिक आंदोलन की तरह शुरुआत किया गया था। ठीक है, चलिए 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न है आप सभी के लिए कि भारत की पहली सुपरफास्ट ट्रेन का क्या नाम था? बताइए। राजधानी एक्सप्रेस, शताब्दी, डेक्कन क्वीन या फिर दुरंतो, क्या नाम है भारत की पहली सुपरफास्ट ट्रेन? इसका आंसर आई थिंक आप सबको पता होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी, डेक्कन क्वीन नाम था उसका। ठीक है, ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे जो था, GIDRB कहते हैं, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ग्रेट इंडियन GIPR, ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे, GIPR के द्वारा ये डेक्कन क्वीन नामक ट्रेन की शुरुआत की गई थी। कब से शुरू किया गया था? तो 1 जून 1930 को डेक्कन क्वीन की शुरुआत की गई थी। ठीक है, याद रखना है। क्वेश्चन आके एक आपसे पूछ देता हूं कि भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन कौन सी है? भारत की पहली सेमी, इसको मैं पहले के वीडियोस में बता चुका हूं, पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन। ठीक है, इसका नाम क्या है? आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा, बहुत आसान प्रश्न है। ठीक है, अच्छा एक चीज आपको पता है क्या? भारत में सिक्किम ऐसा एक राज्य है जहां पर कोई भी रेलवे स्टेशन नहीं है, याद रखिएगा। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 10 में चलते हैं। केंद्र सरकार द्वारा भारतीय छात्रों में वैज्ञानिक प्रकृति और नवकरण निर्मित करने के लिए अटल लैब की शुरुआत की गई। इस अटल का पूर्ण रूप क्या है? आप सभी को बताना है, इस अटल का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, इसका पूरा रूप जो है अटल टिंकरिंग लैब है। ठीक है, इस अटल टिंकरिंग लैब ATAL का शुरुआत जो है किस लिए, इसको एस्टेब्लिश क्यों किया गया था? एक्चुअली में नीति आयोग के तहत
एक अटल इनोवेशन मिशन जो है ना, AIM नीति आयोग की एक योजना के तहत AIM अटल इनोवेशन मिशन की शुरुआत किया गया था। उसी में अटल टिंकरिंग लैब की शुरुआत किया गया। क्यों? ताकि लोगों के अंदर, जो स्टूडेंट्स हैं उनके अंदर, जो यंग माइंड वाले हैं उनके अंदर एक प्रमोट हो, कि क्यूरियोसिटी जागृति हो। किस लिए? क्रिएटिविटी के लिए, इमेजिनेशन के लिए उनके अंदर एक जागरूकता पैदा किया जा सके, ठीक है, ताकि नए नए तरह का वो इनोवेशन जो है कर सके, ठीक है। तो ये 10वां प्रश्न का आंसर था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। 11th क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक फुट लूज इंडस्ट्री का उदाहरण है। देखिए ये बहुत अच्छा प्रश्न है। फुट लूज इंडस्ट्री को स्वच्छंद उद्योग के नाम से, हिंदी में अगर देखा जाए तो हम इसको स्वच्छंद उद्योग कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? स्वच्छंद उद्योग। ये स्वच्छंद उद्योग है क्या भाई? तो ऐसे उद्योग जिनकी अवस्थिति पर कच्चे माल के स्रोत से दूरी का असर नहीं पड़ता। अगर यहाँ पर कोई अगर उद्योग है तो कच्चा माल अगर बहुत दूर है तो उसकी दूरी से उस पर कोई भी असर नहीं होता, चाहे कितनी भी दूरी से उसका सामान आता हो, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए अगर देखिए, जो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग होते हैं, वो फुटलूज इंडस्ट्रीज के अंदर आते हैं, क्योंकि ये जो है कच्चे माल के लिए उतना ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं, लेकिन उनसे दूरी पर कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि बहुत दूर से भी अगर सामान आ रहा हो तो उसमें खराब नहीं हो सकता ऐसा कुछ। इसीलिए हम इसको स्वच्छंद उद्योग के अंदर रखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग को। तो जो कंप्यूटर का जो चिप है इसको हम फुटलूज इंडस्ट्री के अंदर ही रखेंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश महिलाओं को समर्पित एक पेंटिंग इन मेमोरियम किसने बनाई थी, ठीक है, बताइए। एक्चुअली में क्या था, इन मेमोरियम एक 1857 की जो क्रांति हुई थी, 1857 की जो आंदोलन हुई थी, उसी समय एक ब्रिटिश क्या बोलते हैं, अंग्रेज थे, जिन्होंने एक पेंटिंग बनाया था जिसका नाम था इन मेमोरियम। उसमें उन्होंने क्या बताया था, एक आर्टिस्टिक वे में जो ब्रिटिश लेडीज थी, ठीक है, जो ब्रिटिश लेडीज थी उनको हीरोइज्म की तरह उनको प्रस्तुत किया, ठीक है, एक नायिका की तरह प्रस्तुत किया, ठीक है। तो वो पेंटर जो थे कौन है, आपका नाम इससे पूछा गया, तो उनका नाम जोसेफ नोएल पैटन थे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, ठीक है। 1857 की क्रांति के बारे में आप सभी, इस हमारे चैनल में एक सेपरेट वीडियो ही इससे रिलेटेड है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। मैं उसका कमेंट में, डिस्क्रिप्शन में उसका मैं लिंक जरूर डाल दूंगा, ठीक है। उतने क्वेश्चंस को अगर आप करके चले जाएंगे तो 1857 की क्रांति से मैक्सिमम क्वेश्चन जो है आपका आसानी से बन जाएगा, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। 13वां प्रश्न है कि चूने का पानी का रासायनिक सूत्र क्या है। बहुत अच्छा प्रश्न है कि चूने के पानी का रासायनिक सूत्र क्या है। एक बहुत इंपॉर्टेंट और आसान प्रश्न भी है, ठीक है। चूने का पानी का फॉर्मूला क्या होता है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH जो है चूने का पानी का फॉर्मूला होता है। इसको हम स्लैग्ड लाइम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्लैग्ड लाइम, चूने का पानी, या फिर इसको बुझा हुआ चूना भी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? बुझा हुआ चूना। ये सब इसी को कहा जाता है, आपको याद रखना है। अच्छा, ये कैल्शियम, ये तो कोई फॉर्मूला नहीं है, गलत है। ये कैल्शियम क्लोराइड है, CaCl2। कैल्शियम कार्बोनेट, ये संगमरमर, चूना पत्थर जो होता है, संगमरमर कह लीजिए, या फिर चूना पत्थर जो होता है ये कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है। चूना पत्थर, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, याद रखिएगा। कुछ क्वेश्चन पूछ देता हूँ, आप कमेंट करके बताइएगा। जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है? जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है, पहला। और दूसरा बताइएगा कि जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इन दोनों का फॉर्मूला क्या होता है, जरूर याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कमेंट करके भी जरूर बताइएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। सितंबर 2019 में तेलंगाना का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया था? कुछ मान लीजिए कोई राज्यपाल से संबंधित कोई एक नया इवेंट हुआ हो, या वो पहली बार बनी हुई हो, ऐसा कुछ अगर पूछे जाते हैं तो कई बार से राज्यपाल से भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। ये 2019 में इम्पॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि ये तमिलिसाई सुंदरराजन, ये पहली बार जो है तेलंगाना की कोई महिला राज्यपाल बनी थी, इसलिए उस समय के लिए करंट अफेयर जो इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो कई बार से CM हो गया, या फिर गवर्नर के बारे में भी पूछ लिया जाता है कि किस राज्य के कौन से मुख्यमंत्री हैं, कौन गवर्नर है, ऐसे। और योजनाएं भी कई बार से स्टेट वाइज योजनाओं को भी पूछ लिया जाता है। हालांकि जो तेलंगाना है उसके वर्तमान में राज्यपाल कौन है, मैं वो भी आप सभी को बता देता हूँ। वर्तमान में जिष्णु देव वर्मा है, ठीक है, जिष्णु देव वर्मा जो है वो कौन है, तेलंगाना के वर्तमान में राज्यपाल है, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं अगला 15 नंबर का क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 15 है
कि किस राज्य के शासक के निर्वासन को शरीर से आत्मा बाहर निकलती है के तौर पर परिभाषित किया गया है। ठीक है, बंगाल, मराठा भूमि, अवध या फिर पंजाब। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अवध के शासकों का जब निर्वासन होता था तो ऐसा परिभाषित किया जाता था कि उनके शरीर से आत्मा जो है बाहर निकल गई है, तो अवध के जो शासक होते थे उनके लिए ऐसे शब्द का प्रयोग किया जाता था। आप सभी को पता होना चाहिए कि अवध जो राज्य था उसके संस्थापक कौन था। ठीक है, तो अवध राज्य का संस्थापक था सआदत खां। ठीक है, सआदत खां। ठीक है, याद रखिएगा, ऐसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं। आप सभी को यह भी पता होना चाहिए कि कर्नाटक है उसका संस्थापक कौन था, तो सादुतुल्ला खां ये जो था कर्नाटक का संस्थापक था, स्थापना करने वाला था। हैदराबाद का चिनकिलीज खां था। आप लोग कमेंट करके बताइए कि बंगाल, ठीक है, बंगाल का स्थापना किसने किया था, बंगाल का स्थापना किस शासक के द्वारा किया गया था, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है कि किस प्रसिद्ध लेखिका ने माधवीकुट्टी उपनाम का इस्तेमाल किया था, कमला दास, तोरू दत्त, नयनतारा सहगल या फिर बालमणि अम्मा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। कमला दास जो है वो हमेशा अपनी रचनाओं के बाद माधवीकुट्टी उपनाम लिखा करती थी, आप सभी को याद रखना चाहिए। इनकी कई सारी पुस्तकें हैं जैसे द ओल्ड प्ले हाउस, द डिसेंडेंट, ये सब इन्हीं की पुस्तक है। नयनतारा सहगल, एक इनके बारे में एक फैक्ट बताता हूँ, ये है कौन, ये भारत की अंग्रेजी लेखिका है जिनको 1985 के अंदर साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। आप सभी को पता होना चाहिए कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, ठीक है, पंडित नेहरू, इनकी बहन हुई विजया लक्ष्मी पंडित। ठीक है, विजया लक्ष्मी पंडित, और इन्हीं की पत्नी, इन्हीं की बहन पत्नी नहीं, इनकी बेटी का नाम क्या था, नयनतारा सहगल। ठीक है, इस चीज़ को आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 है आप सभी के लिए बहुत आसान प्रश्न, HTTP का पूर्ण रूप क्या होता है। तो कंप्यूटर के फुल फॉर्म वाले क्वेश्चन जो है हमेशा से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मैं हर एक क्वेश्चन को कराने के बाद 2-3 जो है फुल फॉर्म आपके लिए होमवर्क के तौर पे छोड़ देता हूं ताकि आप उसको प्रिपेयर करके रख लें, वो सब क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो HTTP का पूर्ण रूप होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, इसी तरह कुछ और क्वेश्चन कर देता हूँ, आप लोग खोज के लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा कि ARP का फुल फॉर्म क्या होता है। एक और लिख लीजिएगा HTML। ठीक है, HTML का फुल फॉर्म क्या होता है, ये दोनों को आपको खोज के रखना है और कमेंट करना है कि क्या इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है कि चंद्रयान 2 को लॉन्च करने के लिए कौन से लॉन्च यान का प्रयोग किया गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा, चंद्रयान 2 को लॉन्च करने के लिए GSLV MK3M1, ऑप्शन नंबर सी जो है इस रॉकेट लॉन्चर का प्रयोग किया गया था। ठीक है, इस लॉन्चर का प्रयोग किया गया था, GSLV MK3M1। ठीक है, इसका प्रयोग किया गया था कब, तो चंद्रयान 2 के समय। आप सभी को पता होना चाहिए कि चंद्रयान 2 को लॉन्च कब किया गया था। तो चंद्रयान 2 को 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था। कब, 22 जुलाई 2019। ठीक है, डेट याद रखिएगा, 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो चंद्रयान 2 का आपने देख लिया कब लॉन्च किया गया था और किसके, मतलब कौन से लॉन्च यान से लॉन्च किया गया था। अच्छा, चंद्रयान 1 के बारे में भी बता ही देता हूँ। जो चंद्रयान 1 था, चंद्रयान 1, पहली बात तो इसको लॉन्च कब किया गया, तो चंद्रयान 1 को लॉन्च किया गया था 22 अक्टूबर 2008 को। 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था, और किसके माध्यम से, कौन सा लॉन्च यान था, तो याद रखिएगा PSLV C11, इस लॉन्च यान से लॉन्च किया गया था चंद्रयान 1 को। 2 को भी देख लिया। चंद्रयान 3 के बारे में पूछ लेते हैं भैया। चंद्रयान जो 3 है इसको कब लॉन्च किया गया और किस लॉन्च यान से लॉन्च किया गया था, तो याद रखिएगा चंद्रयान 3 को LVM-3M4, ठीक है, LVM-3M4 ये लॉन्च यान से लॉन्च किया गया था। डेट याद रखना चाहिए 14 जुलाई 2003 को, और इसको 2023 को, और याद रखिएगा ये एग्जाम में पूछे जाने की संभावना बहुत अधिक है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19वां की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 है, नवंबर 2020 के अनुसार संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन है। जो 2020 में है वही एक्चुअली में वर्तमान में भी संयुक्त राष्ट्र के महासचिव है।
उनका नाम है एंटोनियो गुटेरस। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। एंटोनियो गुटेरस जो है अभी यूएन के वर्तमान में महासचिव है। ठीक है, आप सभी को पता होना चाहिए कि जो संयुक्त राष्ट्र है, हमारा जो यूएन है, इसका फाउंडेशन कब हुआ था? तो 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर आपको न्यूयॉर्क शहर के अंदर देखने को मिलेगा। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जो यूएन का चार्टर था, ठीक है, यूएन का जो चार्टर है उस पर साइन कब किया गया था? तो इस डेट को भी आपको याद होना चाहिए। 26 जून 1945 को यूएन के चार्टर पर सिग्नेचर हुआ था, साइन हुआ था। ठीक है, इसका आंसर क्या था? ऑप्शन नंबर डी। आप सभी को यह भी पता होना चाहिए, कई बार से पूछ लिया जाता है कि संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव कौन थे? तो पहले महासचिव का नाम था त्रिगवेली। क्या नाम था? त्रिगवेली, और वे नॉर्वे के थे। एक्चुअली में अब ये बहुत ज़्यादा पूछा जा चुका है, तो अब पहला की जगह हो सकता है आपसे पूछ ले कि दूसरे नंबर पे कौन थे। तो दूसरे नंबर पे थे जिनका नाम था डैग हैमरशोल्ड। क्या नाम था? डैग हैमरशोल्ड। तो आप दूसरे वाले को भी याद रखिएगा, और ये जो है स्वीडन के हैं। कहाँ के हैं? स्वीडन के हैं, याद रखिएगा। तो ये सभी प्रश्न याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से किस रक्त समूह वाले लोगों को सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता, ठीक है, या फिर ये कह लीजिए सर्वग्राही किसको कहा जाता है? किस रक्त समूह वाले, किस ब्लड ग्रुप वाले को सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता कहा जाता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी है। एबी पॉजिटिव वाले जो है तो है सर्वग्राही होते हैं। ठीक है, हर किसी से ब्लड जो है ले सकते हैं, इसीलिए इनको हम यूनिवर्सल एक्सेप्टर, सर्वग्राही, या फिर कह लीजिए सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता भी कहते हैं। अगर सर्वदाता पूछ ले आपसे कि सर्वदाता समूह कौन होते हैं, यूनिवर्सल डोनर कौन होते हैं, तो ओ नेगेटिव वाले, पॉजिटिव वाले मत मारिएगा भाई, याद रखिएगा। ओ नेगेटिव वाले जो होते हैं वो सर्वदाता समूह होते हैं। आप सभी को ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में कई बार से ये भी पूछता है कि जो ब्लड ग्रुप है उसका खोज किसने किया था। ठीक है, ब्लड ग्रुप या फिर कह लीजिए रक्त समूह के खोज करने वाले कौन थे? तो कार्ल लैंडस्टीनर। ठीक है, कार्ल लैंडस्टीनर ने रक्त समूह का खोज किया था, याद रखिएगा। और एक होता है रक्त परिसंचरण तंत्र। अब आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि रक्त परिसंचरण तंत्र का खोज किसके द्वारा किया गया था? किसने खोज किया था रक्त परिसंचरण तंत्र का? ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। 21वां नंबर का प्रश्न है आप सभी के लिए कि निम्नलिखित में से कौन एक बाघ संरक्षित या फिर टाइगर रिजर्व है? बताइए क्या इसका आंसर होगा? कौन चारों में से बाघ संरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत आता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। आप सभी को पता होना चाहिए कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? तो उत्तराखंड के अंदर है। ठीक है, इसका पुराना नाम क्या था पता है? हेली। ठीक है, हेली नेशनल पार्क जो है इसका पुराना नाम था। ठीक है, पुराना नाम हेली नेशनल पार्क था, उसके बाद जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हो गया, और वर्तमान में इसको बदल करके रामगंगा नेशनल पार्क नाम रख दिया गया है। ठीक है, रामगंगा नेशनल पार्क, क्योंकि इस नदी से रामगंगा नदी जो है बहती है, याद रखिएगा। ठीक है, और ये जो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जो है ये आपको हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के अंदर देखने को मिलेगा। गिर वन्य जीव अभ्यारण्य आप सभी को पता है गुजरात के अंदर स्थित है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 22वां की ओर। बताइए कि रूर खाली स्थान का सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र है। ठीक है, ये भी एक बहुत अच्छा प्रश्न है, इससे भी कई बार से प्रश्न पूछे जाते हैं। ये रूर जो है एक्चुअली जर्मनी में एक शहर है। ठीक है, और एक्चुअली में ये कहाँ है? तो हमने देख लिया कि जर्मनी के अंदर है। जर्मनी में एक रूर नदी भी है, उसी के किनारे भी ये स्थित है, और ये खनिज के दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यूरोप में जितना भी कोयला का खनन होता है मैक्सिमम जो है रूर से ही आता है। इस बात को भी आपको याद रखना चाहिए। और जर्मनी के पश्चिमी भाग में रूहर नदी के किनारे ये जो स्थित है। इसी तरह इसी के नाम पे हमारा जो भारत है, भारत का जो छोटा नागपुर का पठार है, भारत में छोटा नागपुर का जो पठार है इसको भारत का रूर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, भारत के रूर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये भी जो है खनिज के खनन के दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये झारखंड वाला, रांची वाला जो क्षेत्र है ये सब छोटा नागपुर के पठार के अंतर्गत आते हैं। तो ये सब आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23वां नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है? बताइए, मोजिला फायरफॉक्स, गूगल, सफारी या फिर ओपेरा, कौन वेब ब्राउजर नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, गूगल एक वेब ब्राउजर नहीं है, एक क्या है? एक सर्च इंजन है। ठीक है, गूगल क्या है?
सर्च इंजन है। बाकी फायरफॉक्स, सफारी, ओपेरा ये सभी के सभी वेब ब्राउज़र हैं। कुछ और भी सर्च इंजन का मैं नाम बताता हूँ, ठीक है, आप लोग लिख के जरूर रखिएगा क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट सर्च इंजन है, जैसे कि एक हो गया बिंग, ठीक है, बिंग एक सर्च इंजन है। याहू, गूगल तो हमने देख ही लिया कि गूगल एक सर्च इंजन है। एक होता है ask.com, एक होता है डक गो, ये भी एक सर्च इंजन ही है। बायडू, ये सभी के सभी जो है एग्जाम में पूछे गए सर्च इंजन है, तो ये सब का नाम आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 24 की भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समता और बंधुता किस देश से अपनाया गया है? किस देश के संविधान से इसको एडॉप्ट किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस देश के संविधान से इसको एक्सेप्ट किया गया है, ठीक है। जापान से तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ठीक है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? तो जापान से। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से? जापान से। रूस से आप सभी को पता होना चाहिए, हमारा जो मौलिक कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य कहाँ से? रूस से अपनाया गया है। और जो पंचवर्षीय योजना है, 5 ईयर प्लान है, वो भी रूस से ही लिया गया, आप सभी को याद रखना है, ठीक है। जो पंचवर्षीय योजना जो है 5 ईयर प्लान, ये भी रूस के संविधान से ही लिया गया। ब्रिटेन से एकल नागरिकता, ठीक है, एकल नागरिकता कहाँ से? ब्रिटेन से बहुत सारी चीज़ों को अपनाया गया है। एकल नागरिकता हो गया, फिर संसदात्मक शासन प्रणाली, यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिखता हूँ संसदात्मक शासन प्रणाली, ये भी कहाँ से? ब्रिटेन से ही लिया गया। एकल नागरिकता हो गया। विधि निर्माण की प्रक्रिया, विधि का शासन, ये सभी ब्रिटेन से लिया गया। एक क्वेश्चन पूछता हूँ, बताइएगा कि ये कहाँ से अपनाया गया? जो हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है, ठीक है, उस प्रस्तावना की भाषा को किस देश के संविधान से अपनाया गया है? हो सके तो ये भी बताइएगा कि संघात्मक विशेषताएं, हमारे संविधान की जो संघात्मक विशेषताएं हैं, ये किस देश के संविधान से अपनाया गया है? तो ये दोनों को आप लोग को कमेंट करके बताना है, ठीक है। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25वां प्रश्न है कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? इसका राइट आंसर आप सभी को पता होना चाहिए, परम 8000, ठीक है। परम 8000 जो था भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था, जिसका निर्माण 1991 में किया गया था, ठीक है। 1991 में किसके द्वारा? सीडेक के द्वारा, ठीक है। सीडेक जो कि पुणे में स्थित है, सीडेक पुणे के द्वारा इसका स्थापना किया गया था। आप सभी लोग कमेंट करके बताइए कि ये सीडेक का फुल फॉर्म क्या होता है? सीडेक का फुल फॉर्म क्या होता है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। एक्चुअली जो परम 8000 है, परम 8000, इसको बनाने का श्रेय किसको जाता है? तो भारतीय कंप्यूटर वैज्ञानिक है जिनका नाम है विजय पांडुरंग भटकर, ठीक है, नाम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, विजय पांडुरंग भटकर। इन्हीं के भरसक प्रयासों से ही हमारे देश के अंदर परम 8000 नामक पहला सुपर कंप्यूटर जो है निर्माण किया गया था। इनको ना भारतीय सुपर कंप्यूटर के जनक के रूप में भी जाना जाता है। आप लोग सीडेक का फुल फॉर्म कमेंट करके बताइएगा। यूनेस्को द्वारा सांची स्तूप को विश्व की धरोहर स्थल में कब शामिल किया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। बताइए कि सांची स्तूप को पहली बार, मतलब सांची स्तूप को कब यूनेस्को के धरोहर में शामिल किया गया था? तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, 1989 में सांची स्तूप को शामिल किया गया था, ठीक है। सांची स्तूप, और आप सभी को पता होना चाहिए कि सांची स्तूप है कहाँ? तो एमपी के अंदर स्थित है, याद रखिएगा। अच्छा, ये भी पूछा जा सकता है ना कि पहला जो है वो कौन सा धरोहर जो है यूनेस्को में शामिल किया गया था भारत का? तो अजंता एलोरा की गुफाएं, ठीक है, अजंता हो गया, एलोरा की गुफाएं, ये दोनों के दोनों। इसके साथ और भी एक्चुअली में ये सब 1983 के अंदर यूनेस्को में शामिल किया गया था। 4 चीज़, अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, ताजमहल भी 1983 में ही शामिल किया गया था। उसके बाद आगरा का जो किला है, ठीक है, आगरा किला, ये चारों को 1983 में पहली बार यूनेस्को में शामिल किया गया था, याद रखिएगा। वर्तमान में भारत में कुल 43 यूनेस्को में शामिल धरोहर हैं, याद रखिएगा 43। कमेंट करके आप लोग बताइए कि 43 नंबर पे 43rd जो है सबसे लेटेस्ट वाला वो कौन है और किस राज्य में स्थित है? कमेंट करके बताइएगा। जो यूनेस्को है, यूनेस्को का हेडक्वार्टर भी कई बार से पूछा जाता है। यूनेस्को का हेडक्वार्टर आपको पेरिस में देखने को मिलेगा, फ्रांस पेरिस में देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके बाद एक यूनिसेफ होता है। यूनिसेफ और यूनेस्को में कई बार से बहुत कन्फ्यूजन होता है। तो यूनेस्को कहाँ है? पेरिस में। यूनिसेफ कहाँ है? तो न्यूयॉर्क के अंदर।
न्यूयॉर्क यूएसए के अंदर। ठीक है, तो ये सभी आपको याद होना चाहिए और जो भी मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ उसको आप लोग को जरूर से कंफर्म करते हुए चलना है। ठीक है, और क्वेश्चन हो सके तो उसका आंसर कमेंट भी करिएगा, एटलीस्ट रिवाइज करके याद तो जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 कि मानव विकास सूचकांक 2019 में कौन सा देश आगे है? तो उस समय का करंट अफेयर था, तो उस समय जो था नॉर्वे था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। 2019 में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI, HDI किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये भी याद रखिएगा, UNDP। ठीक है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, UNDP के द्वारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मानव विकास सूचकांक को जारी किया जाता है। 2019 में नॉर्वे था। चलिए 2024 का मैं बता देता हूँ। 2024 का जो मानव विकास सूचकांक है, इसमें जो पहला है, इसमें जो फर्स्ट है वो कौन है? तो स्विट्जरलैंड। ठीक है, स्विट्जरलैंड जो है इसमें फर्स्ट नंबर पे है। और जो हमारा प्यारा भारत है, इंडिया, ये टोटल 193 देश में ना 134वें नंबर पे है। ठीक है, 134वें नंबर आउट ऑफ 193 कंट्रीज, याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन कमेंट करके बताइएगा, जो कि एक अच्छा प्रश्न पूछने जाने वाला हूँ कि पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक जो है इसमें भारत का क्या स्थान है? कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28, भारत सरकार के कौशल विकास योजना का नाम क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अच्छा, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसको लॉन्च कब किया गया था? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को लॉन्च कब किया गया था? कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 29 नंबर का प्रश्न है कि किस अफ्रीकी देश ने मलेरिया दिवस के अवसर पर बच्चों को रोग के प्रभाव से मुक्त करने के लिए पहला मलेरिया वैक्सीन लॉन्च किया था? तो ये मलावी नामक एक अफ्रीकी देश है जिसने पहला मलेरिया वैक्सीन को लॉन्च किया था अपने समय में। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, कोविड के समय हमारे यहाँ 2 वैक्सीन बन के तैयार हुआ था। एक था कोविशील्ड, उम्मीद है आप सभी को पता होना चाहिए, कोविशील्ड, और एक था कोवैक्सीन। ठीक है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन। ये जो कोविशील्ड था इसको सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा? सीरम इंस्टीट्यूट। ये लिख के रखिएगा, एग्जाम में पूछ देगा, कभी माथा खराब हुआ तो RRB को। तो सीरम इंस्टीट्यूट जो कि पुणे में है उसके द्वारा कोविशील्ड बनाया गया था। और कोवैक्सीन किसके द्वारा? तो भारत बायोटेक के द्वारा। ठीक है, भारत बायोटेक ये है कहाँ भाई? तो हैदराबाद के अंदर है, हैदराबाद के अंदर है, इसके द्वारा कोवैक्सीन बनाया गया था। तो ये सब आपको याद होना चाहिए, बहुत अच्छा प्रश्न है ये सब। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30, पित्त, जिसको हम बाइल भी कहते हैं, खाली स्थान के द्वारा स्रावित होता है। मतलब जो पित्त है वो कहाँ से उसका निर्माण होता है, कहाँ से उसका सेक्रेशन होता है, बताना है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, पित्त का सेक्रेशन, उसका श्रावण कहाँ से? लीवर से, यकृत से होता है। ठीक है, यकृत से होता है, लेकिन ये जो पित्त जो सेक्रेट होता है वो पित्ताशय में जाके फिर स्टोर हो जाता है। जब बनता कहाँ है? तो यकृत में। जमा कहाँ होता है? पित्ताशय के अंदर बनता है। ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद जो अमाशय है, स्टमक है, इसके बारे में कुछ जान लीजिए। अमाशय जो है इससे इसकी जो ऑक्सिंटिक, मैं यहाँ पे नाम लिखता हूँ, अमाशय के जो ऑक्सिंटिक की जो कोशिकाएं होती है, ऑक्सिंटिक की जो कोशिका होती है, उससे अमाशय की ऑक्सिंटिक कोशिकाओं के द्वारा HCl निकलता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है, जो कि जीवाणुओं को, हमारे खाने के साथ जो जीवाणु हमारे स्टमक में पहुंच जाते हैं पेट में, उसको किल करने का काम करता है। इसके बाद जो अमाशय है उसकी जो दीवारें होती हैं, अमाशय की दीवारों से जठर रस निकलता है। ठीक है, गैस्ट्रिक जूसेस निकलती हैं, जिसके अंतर्गत पेप्सिन और रेनिन नामक 2 एंजाइम्स पाए जाते हैं, याद रखिएगा। अग्नाशय को हम पैनक्रियास कहते हैं, और जो अग्नाशय से अग्नाशयी रस निकलता है जो कि पाचन में बहुत मदद करता है। और आप सभी को पता होना चाहिए अग्नाशय जो है हमारे शरीर का दूसरा सबसे बड़ा ग्रंथि है। ठीक है, हमारे शरीर का दूसरा सबसे बड़ा ग्रंथि है। तो आप कमेंट करके आप लोग बताइए कि हमारे शरीर का पहला सबसे बड़ा, हमारे शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा है? ठीक है, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, कमेंट इसको जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। क्वेश्चन नंबर 31 है कि किस देश में सबसे सफल सहकारी कृषि है? ये 1 लाइनर है, आपको इसको याद होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी, डेनमार्क के अंदर। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन करता हूँ, बताइए। अच्छा, डेनमार्क की राजधानी कहाँ है?
डेनमार्क की राजधानी कहाँ है? तो कोपेनहेगन। मैंने आपको पहले भी बताया है कि कई बार से कंट्री कैपिटल और करेंसी भी पूछा जाता है। कोपेनहेगन कहाँ है? डेनमार्क की राजधानी। इसका करेंसी की अगर मैं बात करूँ कि यहाँ से किस प्रकार की मुद्रा यहाँ पे चलती है, तो डेनमार्क में क्रोन नामक मुद्रा चलती है। कौन सा? क्रोन में। अब आप लोग क्या करिए ना कि ये जो नॉर्वे है इसका राजधानी, ये भी याद रखिए, नॉर्वे की राजधानी मैं बता देता हूँ, ओस्ले होता है। ठीक है, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो, आप लोग ये चेक जरूर कर लिएगा। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम, स्वीडन की राजधानी होता है स्टॉकहोम। और फिनलैंड की राजधानी कहाँ होता है? कमेंट करके आप लोग बताइएगा। ठीक है, और हो सके तो इन जो बाकी 3 देश बच गए इन सभी का आपको करेंसी याद कर लेना है, कमेंट करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32, इनमें से कौन भारत की सबसे ऊंची चोटी है? चलिए देखिए इनके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। जो कंचनजंगा है इसकी ऊंचाई 8,586 मीटर है। ठीक है, कंचनजंगा का। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई, ये तो भारत में है नहीं, ये आपको नेपाल के अंदर देखने को मिलेगा, और इसकी ऊंचाई है 8,849 मीटर। ठीक है, इसके बाद जो अनाईमुडी है ये आपको केरल में देखने को मिलेगा, और इसकी ऊंचाई आप सभी को पता होना चाहिए 2,695। देखिए ये सब भी ऊंचाई भी जो पहाड़ी होती हैं, जो पर्वत हैं, ऊंची चोटी हैं, उनकी ऊंचाई भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। कामेत आपको कहाँ मिलेगा? तो ये उत्तराखंड में। ठीक है, कामेत कहाँ? तो उत्तराखंड के अंदर देखने को मिलेगा, और ये उत्तराखंड के चमोली जिले में है, जिसकी ऊंचाई 7,756 मीटर, 7,756 मीटर है। अब यहाँ पे आप अनुमान लगा सकते हैं कि भारत में सबसे ऊंची चोटी है चारों ऑप्शन के अकॉर्डिंग कंचनजंगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमने 32 प्रश्न अभी तक देख लिया। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है कि जीएसटी किस प्रकार का एक टैक्स है? ठीक है, बताना है कि जो जीएसटी है वो किस प्रकार का टैक्स होता है। आयकर है, वैल्यू एडेड टैक्स है, प्रत्यक्ष कर है, या फिर अप्रत्यक्ष है, किस प्रकार कर है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी कि जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है, इनडायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत आता है। आप सभी को पता होना चाहिए कि जीएसटी जो है ये हमारे संविधान का 101वां, ठीक है, 101वां जो संविधान संशोधन है ये कब का है? 2016 का। ठीक है, 2016 में 101वां संविधान संशोधन आया, जिसके तहत जीएसटी जो है हमारे देश में लागू किया गया। लागू कब से हुआ? अगर आपसे ये पूछ दे कि इसको लागू कब से किया गया जीएसटी को, तो लागू किया गया 2017 से। इसका डेट कमेंट करके आप लोग बताइएगा कि जीएसटी जो है 2017 में किस तारीख से लागू हो गया। ठीक है, अगर जीएसटी का एक्ट कौन सा था तो 2016 का एक्ट था, आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये था जीएसटी से संबंधित प्रश्न, जो कि अच्छा प्रश्न है। आप सभी को कमेंट करके बताना है कि जीएसटी जो है किस दिनांक से 2017 में लागू हुआ था। 34 नंबर का प्रश्न है कि वर्ष 2020 के लिए प्रतिष्ठित राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किस महिला पहलवान को दिया गया था? 2020 की यहाँ पे बात की जा रही है। ठीक है ना, बताइए किसको दिया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विनेश फोगाट को 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। एक चीज़ ये भी याद रखिएगा कि जैसे 2024 में जो पेरिस ओलंपिक हुआ, ठीक है, पेरिस ओलंपिक हुआ, इसमें इनको जो है छांट दिया गया। ठीक है, इनको छांट दिया गया। क्यों? क्योंकि इनका जो वजन था 100 ग्राम एक्स्ट्रा होने के कारण इनको हटा दिया गया। ठीक है, याद रखिएगा 100 ग्राम मात्र वजन जाता था, जिसके कारण इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। हाँ, ये ओलंपिक से जो 2024 में जो ओलंपिक हुआ, इससे संबंधित प्रश्न जो है आपसे जरूर एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसलिए इससे जितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकता है आप तैयार करके रखिएगा। और मैं भी चाहूँ जरूरत पड़ेगा तो कभी एक सेपरेट वीडियो इसके लिए ला दूंगा, जिससे आप पढ़ के एग्जाम में चले जाना। राइट, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। 35 नंबर का प्रश्न है कि सांसद आदर्श ग्राम योजना की प्रेरणा स्रोत कौन है? ठीक है, इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए, आई थिंक आप सबको पता होना चाहिए, महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी जो है वो सांसद आदर्श ग्राम के प्रेरणा स्रोत के रूप में जाने जाते हैं। एक्चुअली में इन्हें जो महात्मा गांधी उनको स्वच्छता से बहुत अधिक प्रेम था। उन्होंने ये भी एक बार कहा था कि स्वच्छता आज़ादी से भी ज़्यादा ज़रूरत की चीज़ है। ठीक है, आज़ादी लेट से भले मिले, लेकिन स्वच्छता बहुत ही ज़रूरी है। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि महात्मा गांधी जो थे वह एक आदर्श ग्राम के सच्चे दृष्टा थे। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। महात्मा गांधी से संबंधित एक ये प्रश्न पूछ देता हूँ आपसे कि बताइए कि महात्मा गांधी जो है दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटकर कब भारत आए थे? ठीक है, दक्षिण अफ्रीका से वापस भारत कब आए थे? कमेंट करके बताइएगा, ईयर बताइए कि किस ईयर में वो वापस आए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 है कि 2018 के पर्यावरण दिवस का फोकस क्या था? देखिए, आप सभी को पता होगा कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है।
हर एक वर्ष का कुछ अलग अलग थीम होता है। यहाँ पे क्योंकि 2020 का एग्जाम हुआ था, 2018 का क्वेश्चन पूछा गया था, उस समय इसका जो थीम था वो प्लास्टिक प्रदूषण था। ठीक है, तो 5 जून 2024, ठीक है, ये क्वेश्चन को एक्चुअली मैं पीछे भी मैं रिपीट कर चुका हूँ, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा 2024 का जो पर्यावरण दिवस था उसका थीम क्या था, आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। और ये भी बताइए कि क्योंकि मैं पहले से बता चुका हूँ, बताना है आपको कि पर्यावरण जो दिवस है, पर्यावरण दिवस ये पहली बार कब मनाया गया था। ठीक है, पहली बार कब मनाया गया था, आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वराज प्राप्ति के लिए आह्वान किया गया था। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। एक्चुअली में आपसे ये भी पूछा जाता है, इसी प्रश्न को ऐसे भी पूछा जाता है कि पहली बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। ठीक है, या स्वराज की बात की गई थी, ये पूछा गया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सन 1906 में जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, 1906 का जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसी में पहली बार स्वराज प्राप्ति के लिए आह्वान किया गया था, या फिर कह लीजिए स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया था। ठीक है, अच्छा, ये जो कलकत्ता अधिवेशन 1906 में हुआ था उसमें अध्यक्ष कौन थे, तो दादा भाई नौरोजी। ठीक है, याद रखना, दादा भाई नौरोजी 1906 के कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष थे। उन्हीं की अध्यक्षता में सबसे पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया। ठीक है, अच्छा, पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई थी, ये भी क्वेश्चन कई बार से पूछा जाता है कि पूर्ण स्वराज्य की मांग कब किया गया था। तो इसके लिए याद रखना 1929 में। ठीक है, 1929 में लाहौर अधिवेशन जो हुआ, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ, जिसकी अध्यक्षता कौन किए थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता की, और उन्हीं की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज की मांग सन 1929 में किया गया। ठीक है, कुछ क्वेश्चन आपसे पूछ देता हूं, आप बताइएगा कमेंट करके कि बताइए कि पहली बार, ठीक है, पहली बार वंदे मातरम, पहली बार वंदे मातरम किस अधिवेशन में गाएगा और कब। ठीक है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में और कब जो है पहली बार वंदे मातरम गाया। हो सके तो आप जन गण मन को भी आप कमेंट करके बताइएगा कि जन गण मन ये जो गायन है सबसे पहली बार किस कांग्रेस के अधिवेशन में और कब किया गया। ये दोनों को आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, और एटलीस्ट याद तो जरूर करके रखिएगा कि कब हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 है कि जापान के सम्राट अकिहितो द्वारा राजगद्दी के त्याग के साथ ही शुरू एक नए साम्राज्य युग, एक इंपीरियल एरा की शुरुआत हुआ, उसको किस रूप में जाना जाता है। जब जापान के सम्राट अकिहितो ने राजगद्दी से त्याग किया, इसके बाद ऐसा माना जाता है एक नए साम्राज्य का शुरुआत हुआ, उसको किस नाम से जाना जाता है, तो उसको रीवा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए, मैंने पहले भी बताया था जब मैं सिलेबस डिस्कशन कर रहा था, तो ये भी बताया था कि वर्ल्ड हिस्ट्री से और वर्ल्ड ज्योग्राफी से भी कुछ कुछ क्वेश्चन जो है आते रहते हैं बीच बीच में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 नंबर का क्वेश्चन है कि थुम्बा को खाली स्थान उपस्थिति के कारण रॉकेट लॉन्च के लिए आदर्श स्थल के रूप में जाना जाता है। ये एक बहुत अच्छा साइंस एंड टेक का क्वेश्चन है। साइंस एंड टेक का 2 से 3 क्वेश्चन आपको हमेशा देखने को मिलेगा, तो आप साइंस एंड टेक की तैयारी बहुत अच्छे से करिएगा। देखिएगा कौन से टॉपिक से क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट कर रहा है, उसी अकॉर्डिंग आप तैयारी करिएगा। तो एक्चुअली में जो थुम्बा है ना, वहाँ पे इक्वेटोरियल इलेक्ट्रोजेट्स इसके उपस्थिति के कारण रॉकेट लॉन्च के लिए उपयुक्त माना जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी जो है बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखिएगा। देखिए, यहाँ पे एक्चुअली में जो थुम्बा है, थुम्बा में थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन, जिसको हम शॉर्ट में TERLS कहते हैं। क्या बोल रहा हूँ, थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन, इसकी वहाँ पे है। इसका स्थापना कब हुआ था, ये भी कई बार से पूछ लिया जाता है। 1963 में थुम्बा में 1963 में स्थापना किया गया था थुम्बा प्रक्षेपण केंद्र का। और पहली बार लॉन्च कब किया गया था, तो 21 नवंबर को पहली बार यहाँ से लॉन्च किया गया था। ठीक है, अब जो ये थुम्बा है कहाँ, तो थुम्बा आपको केरल के तिरुवनंतपुरम में देखने को मिलेगा। और एक्चुअली में क्या है, जो ये थुम्बा है पृथ्वी के जो चुंबकीय भूमध्य रेखा है, क्या बोल रहा हूँ ध्यान से इसको समझिएगा, चुंबकीय भूमध्य रेखा, इस चुंबकीय भूमध्य रेखा के नजदीक होने के कारण ही ये जो थुम्बा है ये रॉकेट लॉन्च करने के लिए आदर्श स्थल के रूप में जाना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 और लास्ट प्रश्न का। चिश्ती सिलसिला के सबसे महत्वपूर्ण शिक्षकों में से एक शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ स्थित है। ये भी अच्छा प्रश्न है। ठीक है, याद रखिएगा। तो देखिए, एक्चुअली में जो भारत में चिश्ती सिलसिला का शुरुआत हुआ, ठीक है, भारत में चिश्ती सिलसिला
या फिर चिश्ती संप्रदाय कह लीजिए, इसका शुरुआत करने वाले ही कौन थे? तो वो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ही थे। ऑप्शन नंबर मतलब ये शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ही भारत में चिश्ती सिलसिला का प्रारंभ किया था, ठीक है। और इनका जो दरगाह आपको अजमेर में देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। भारत में अगर ये भी पूछेगा कि भारत में सूफीवाद या फिर सूफी परंपरा का संस्थापक कौन था, तो वो भी आपको यही टिक करना है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भी कहते हैं, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती भी कहा जाता है, ठीक है। तो सूफीवाद या फिर सूफी परंपरा, इन दोनों के संस्थापक भी यही थे। इनके कुछ इम्पोर्टेंट शिष्य भी रहे, जैसे जो हमारा ये शेख मोइनुद्दीन चिश्ती हैं, उनके कुछ महत्वपूर्ण शिष्यों का नाम भी कई बार से पूछ लेता है, तो आप वो भी याद रखिएगा। जैसे कि कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का नाम आपने सुना होगा, अगर हिस्ट्री पढ़ा होगा ध्यान से, तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ये भी जो थे मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य थे। इसके बाद फरीदुद्दीन गंज-ए शक्कर, किसको? फरीदुद्दीन, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देख लीजिए। इसके बाद निजामुद्दीन औलिया भी इन्हीं के शिष्य थे। इसके बाद नसीरुद्दीन चिराग, ये सभी के सभी जो हैं शेख मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्यों में से इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण शिष्यों का नाम है, जो कि एग्जाम में कई बार से पूछ लिया जाता है। तो इस प्रकार हमने टोटल 40 प्रश्नों का देखा, जो कि 29/12 के 10:30 से 12 बजे वाला जो एग्ज़ाम था, जो शिफ्ट था, उसमें पूछा था, ठीक है। तो ये 40 प्रश्न अगर आपने टेस्ट की तरह दिया होगा तो आपको एक आइडिया तो मिला ही होगा कि कितना तैयारी आपका है, ठीक है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके आगे सीरीज भी आपको मिलते रहेगा। चैनल में अगर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करें, दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।